नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीफेयर क्लासेस के लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या है और बायोकेमिस्ट्री को कैसे हम समझेंगे आसान भाषा में, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड बात करने वाले हैं, यानी कि सीयूटी आईसीआर यूजी का जो एग्जाम है उसके बारे में। इससे पहले हमने समझा था, क्या समझा था, इससे पहले हमने समझा था जेनेटिक्स के बारे में, उससे पहले हमने समझा था एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में। ये वन शॉर्ट लेक्चर है जिसमें हम कंप्लीटली बायोकेमिस्ट्री के बारे में समझने वाले हैं टू द डिटेल। तो पहले हम ये समझेंगे कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या है, उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। अगर वही हम सिलेबस से चले तो सिलेबस से आपको ये सिलेबस मैप देखने को मिल रहा होगा। इसमें हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में, लिपिड्स के बारे में, विटामिन के बारे में, एंजाइम के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, पीएच एंड बफर्स के बारे में। ये कंप्लीट चीजें जो है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टू द डिटेल। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको पता होगा कि इस वीडियो को स्किप करना अलाउड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किया तो कुछ ना कुछ चीजें आपको छूट जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक चीजें जो है, एक एक वर्ड्स को बारीकी से समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। मतलब हर एक बेसिक चीजों को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जो है वो हमेशा क्या रहे, हमेशा आपको क्लियर रहे, आप इजिली उस चीज को कर पाए। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन है, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि जीवित प्राणियों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अगर आसान भाषा में समझे तो एक लाइन में समझते हैं, लाइफ प्लस केमिस्ट्री इक्वल टू बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग करके आपको समझा देता हूं। बायो मतलब क्या है और केमिस्ट्री मतलब क्या है। देखिए, तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आ जाता है हमारा प्लांट्स, इसमें हम आ जाते हैं एनिमल्स और माइक्रोब्स आ जाते हैं। और वही केमिस्ट्री की बात करते हैं जिसमें हम केमिकल्स रिएक्शंस का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या है और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते क्या है। तो बिल्कुल, बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं वो अभी आपके सामने देखने को मिल रहा है, यही हम पढ़ते हैं। कहने का मतलब हम पढ़ते हैं प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन, एंजाइम, यही सब पढ़ते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है पीएच और क्या होता है बफर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, हमें समझना है पीएच। पीएच मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूं। पीएच का होता है पावर पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पीएच। चलिए अब समझते हैं कि एक्चुअल में पीएच का रोल क्या है और पीएच का क्या क्या यूजेस होता है। ठीक है, आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। फॉर्मूला पहले आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे, ये है पीएच। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन अंडर ब्रैकेट एच प्लस आयन। इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है एच प्लस आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं एच प्लस आयन। मीनिंग पीएच बताता है कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या फिर बेसिक है। आसान भाषा में समझे तो पीएच इक्वल टू सॉल्यूशन में एच प्लस आयन कितनी है उसका मेजर करता है। ये आपको एक स्केल देखने को मिलेगा, ये स्केल को बोलते हैं हम पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमेशा जब भी हम यूज करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं पीएच, पीएच वैल्यू इज इतना। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब समझिए, जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा उतना लो पीएच होगा और उतना ज्यादा एसिडिक कहलाए। ठीक है, अब ये स्केल आपको देखने को मिलेगा जहां से जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है 14 तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो जो जितना कम होगा एसिडिक, यहाँ पे मतलब जितना कम, जैसे जीरो पे है उतना अधिक एसिडिक देखने को मिलेगा। जैसे 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 स्केल बढ़ते जाएगा 6 और 7 के आसपास आएंगे तो ये न्यूट्रल होगा। 7 हमारा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब यहाँ पे न एसिडिक न क्षारीय देखने को मिलती है और न अम्लीय देखने को मिलती है। और वही जैसे ही हम 7 से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ से धीरे धीरे बेसिक हमारा स्टार्ट होने लगेगा। 14 तक जाएगा वो अधिक बेसिक, यानी कि अधिक ज्यादा जो है वो क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, तो इसी के कंसंट्रेशन को हम पीएच स्केल से मापते हैं। ठीक, मतलब लेस देन 7 हुआ वो हो गया एसिडिक, और मोर देन 7 हुआ वो क्या होगा, बेसिक, और 7 हुआ न्यूट्रल। ठीक है, वाटर को हम मेजर करते हैं, सॉइल को मेजर करते हैं, पीएच लेवल चेक करते हैं, और आपको बता देता हूं कि पीएच कैसे बनता है। देखिए,
एसिड में H प्लस आयन को रिलीज करता है, बेसिक में क्या होता है OH माइनस आयंस को रिलीज करता है। मतलब H प्लस की मात्रा से ही पीएच डिसाइड होती है। ये समझ गए। और आपको समझा देते हैं कि अब लॉग का मतलब क्या होता है। लॉग एक मैथमेटिकल तरीका है, बहुत बड़े या छोटे नंबर को आसान बनाने का काम करता है। जैसे कि log 10 इक्वल टू 100 इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, क्योंकि 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 होता है। तो इसी को एक फॉर्मूला है, एक मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, इस चीज को लिख करके समझाते हैं, ठीक है, समझ गए। अब समझते हैं कि पीएच लॉग क्यों यूज होता है। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बहुत छोटी होती है, जैसे कि 0.00000001, इसलिए लॉग यूज करते हैं ताकि नंबर इजी हो जाए, न कि आपको लिखने को या फिर देखने को मिले कि 0.000001। ये बहुत ज्यादा कठिन है, इसलिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप समझ गए इस बात को, कहने का मतलब क्या है मेरा, ठीक। अब समझते हैं क्या होता है बफर, ठीक है। बफर क्या होता है, आपने शायद कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा नहीं पता मुझे, कि क्लास 9th में, क्लास 10th में कभी अगर आपकी प्रैक्टिकल हुई होगी अगर, तो आपको पता होगा कि होता क्या है। 11 12th में हुआ होगा, तो अगर नहीं भी हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों को पता है उनको भी मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है बफर। देखिए, बफर जो है वो एक तरीके का क्या होता है, बफर का सॉल्यूशन होता है, या फिर बफर का कह लो तो ये एक टैबलेट कहलाता है, ठीक है, या फिर बफर का एक सॉल्यूशन कहलाता है। तो बफर सॉल्यूशन बनता क्या है, बनता मतलब कैसे है, क्यों है, और ये बन करके बनता क्या है। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में ये बफर है, ठीक है। अगर इसको हम पानी के साथ यानी कि डिस्टिल वाटर के साथ अगर हम मिलाए तो ये क्या बनेगा, क्या फॉर्म करेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये बनता कुछ नहीं है, हालांकि इसे कैलिब्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। एक सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड या फिर उसका कंजुगेट बेस होता है, या फिर वीक बेस होता है उसका कंजुगेट एसिड होता है, वही बफर सॉल्यूशन बनता है। कहने का मतलब ये है कि काम कैसे करता है, ठीक है, आप ये समझ रहे होंगे। तो अगर एसिड H प्लस आयन बढ़े तो बफर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर बेस OH बढ़े तो बफर उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बफर का काम क्या है, इसको मेंटेन करना, ठीक है, मेंटेन करना इन दोनों को। आप समझ गए। और एक और बात जो आपको खास कहाँ देखने को मिलेगी, लैब में देखने को मिलेगी, और ये बता देता हूं कि बफर सॉल्यूशन का यूज होता है कैलिब्रेट करने के लिए। मतलब एक पीएच मीटर होता है जहां से आप पीएच को चेक करते हो, उसके अंदर लगा हुआ होता है, मीटर के अंदर एक रॉड होता है, पीएच रॉड। इसको हम बीकर में डालते हैं और इसमें एक सॉल्यूशन डालते हैं जो टैबलेट फॉर्म में होती है या फिर सॉल्यूशन में भी मिलती है, ताकि इसका जो रीडिंग है वो कितना आए, न्यूट्रल आए, 7 तक देखने को मिले, ठीक है, 7 के आसपास। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, अगर हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं कि हमारा मिट्टी कैसा है, ठीक है, सॉइल टेस्टिंग करते हैं तो पहले कैलिब्रेट करके बफर सॉल्यूशन डाल के ही चेक करते हैं, ताकि हमारी रीडिंग क्या है, रीडिंग एग्जैक्ट है, मतलब सही रीडिंग है, ठीक। अब देखिए, यील्ड एग्जांपल के लिए आपको समझा दिए, ह्यूमन के केस में, एनिमल के केस में, कि बायोकार्बोनेट बफर सिस्टम जो होता है वो ह्यूमन ब्लड में भी अवेलेबल होता है। ह्यूमन ब्लड का भी पीएच लेवल चेक किया जाता है। एग्जाम के यील्ड के हिसाब से, एग्रीकल्चर के हिसाब से बता देते हैं, तो सॉइल बफरिंग कैपेसिटी चेक किया जाता है, जो कि स्टेबल किया जाता है क्या, पीएच। और पीएच को कैसे हम चेक करते हैं, ठीक है, ये भी आपको जानने की जरूरत है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पीएच चेक करने का जो मतलब जो मेथड है सॉइल का, एग्रीकल्चर के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर का, तो ऑफ कोर्स मैं एग्रीकल्चर को बताऊंगा, नॉट मेडिकल टर्म में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको जिगजैग वे में मिट्टी आपको लेना है, ऐसे फील्ड में जहाँ पे कोई भी प्लांटेड क्रॉप्स लगाना हो, या फिर कोई काउ डंग वाले जो एरिया हो वहां ना हो, ऐसे एरिया से ले लेना है, हाफ केजी निकालना है उसको, फिर वापस से मिक्स कर देना है, सीव कर देना है, छान देना है। उसके बाद इसमें मॉइस्चर को थोड़ा सा हटा करके वापस से चेक करना है। तो एक प्रोसेस है जो कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा तो आपको इतना इजीली क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको बताता हूँ, एग्री फेयर जो है, आप वीडियो देख रहे हैं एग्री फेयर क्लासेस पे, एग्री फेयर करके जो है हमारा, एग्री फेयर करके हमारा एक और चैनल है जहां पे आपको देखने को मिलेगा वीडियो, ठीक है,
जहाँ पे हमने डाला है कि पीएच कैसे चेक करें, आप वहां पे जाके देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है पीएच स्केल में, और कैसे हम इस चीज को जानते हैं कि किस चीज में कितना पीए मतलब मान्य है, ठीक है। देखिए, अब हम आपको बता देते हैं एक्चुअल में कि कैसे होता है रिक्लाइन मेथड, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पीएच से कैसे डिसाइड होता है कि अगर एसिडिक है तो उसे किस चीज को मिला करके मिट्टी को ठीक किया जा सके, या बेसिक है तो उसमें क्या मिलाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा, कहने का मतलब कि न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझा देते हैं कि एसिडिक क्या क्या चीजों में पाया जाता है। एसिडिक जो है आपको देखने को मिल रहा होगा, जितना कम होगा स्केल में उतना ज्यादा एसिडिक देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं कि 2 और 1 के बीच में गैस्ट्रिक जूस बनता है, 2 के आसपास जो अगर एसिडिक होता है तो लेमन जूस कहलाता है। मतलब अम्लीय जो है यहाँ से 4 से लेकर के 0 तक के बीच में होता है, ठीक। और वही अगर हम इधर बढ़े, ठीक है, अगर हम बेसिक की तरफ बढ़े तो 9 के आसपास बेकिंग सोडा होगा, 12 के आसपास ब्लीचिंग पाउडर कहलाएगा, क्षारीय। जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, क्षारीय होते जाएगा। अब ब्लड का पीएच कितना होता है एवरेज, तो 7.35 से लेकर 7.45 पीएच लेवल होता है। 7 क्या है हमारा, तो न्यूट्रल है। ये प्योर वाटर जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाता है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि अब एक्चुअल में ये काम कैसे होता है, कैसे ठीक करते हैं। तो देखिए, अगर अगर हम बात कर लेते हैं पीएच, तो पीएच हमारे सॉइल का एसिडिक और बेसिक हाल बताता है। लेकिन वही सॉइल में जब एसिडिक की मात्रा हो, मतलब पीएच जो है वो 7 से कम हो, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम लाइम यानी कि चूना मिलाएंगे, ठीक है। ये रिक्लिमिनेशन मेथड है, मतलब मिट्टी को ठीक करने का। लाइम यानी कि चूना, ठीक है, चूना मिलाएंगे जिससे मिट्टी को हम ठीक कर सके। इसका क्या होता है, इसका फॉर्मुलेशन क्या है, तो है CaCO3। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, मैं लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो कभी भी ठीक करने की, ठीक है। आप इसे ले सकते हो, लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, CaCO3, जिसे हम चूना कहते हैं। चूना शायद आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आज मैंने बता दिया है, घर में जाके पूछे एक बार कि चूना क्या होता है। चूना बहुत जगह आपने इस्तेमाल किया होगा, खैनी में भी चूना यूज होता है, लेकिन इसके चूना जो है उसकी पॉलिश भी करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इंसेक्ट्स पेस्ट को भी किल करने के लिए हम चूना का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि क्या होता है बेसिक को ठीक करने का जुगाड़, कहने का मतलब कि क्या है उपाय। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे उपाय हैं। पहला है सल्फर, सल्फर जो है। दूसरा हमारा है जिप्सम, जिप्सम को ऐड करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। तीसरा है हमारा ऑर्गेनिक, हालांकि ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, वो हम उससे भी ठीक कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर यहाँ भी यूज होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को, इसकी जो अगर मिट्टी में प्रॉब्लम है तो इन दोनों को मिला करके हम रिक्लेमेन कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि व्हाई डज पीएच मीटर, सॉरी, अब समझते हैं व्हाई डज पीएच मैटर, पीएच मैटर क्यों करता है, मतलब क्यों क्यों मान्य है। तो ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें इसका यूज ही क्या है। तो मैंने आपको बताया कि क्यों ठीक करते, मतलब कैसे ठीक करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताया है कि एक्चुअल में पीएच मेजर ही क्यों करते हैं, मतलब क्या जरूरी है भाई हमें मेजर करने की। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जब भी हम कोई फसल लगाते हैं, तो अगर हमारा विपरीत मिट्टी रहा तो वहां पे फसल हमारा ग्रो नहीं करेगा। तो जब भी हम खेती करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पीएच ही लेवल चेक करते हैं कि हमारी मिट्टी कितनी सही है, कितना ठीक है। उसके बाद ही क्या होता है, उसके बाद ही हम कोई भी क्रॉप को लगाते हैं, और क्रॉप क्या होता है, वो ग्रो करता है, ठीक है। तो उसके लिए पीएच मैटर करता है, जिसमें कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, जो कि एंजाइम स्पेसिफिक पीएच और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि पैपिन वर्क्स बेस्ड पीएच लेस देन 2, स्टोमक के लिए टोमेटो लैपोसिन ड्रॉप्स इफ टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, अगर ज्यादा हो जाती है तो, ठीक है। लाइकोपीन क्या होता है, लाइकोपीन देखिए, टोमेटो की लाइकोपीन जो होती है जिससे कि टमाटर लाल दिखते हैं, ठीक है, रेड।
तो ये आपको बातें पढ़ाऊंगा, अभी मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया है। सेलुलर जो है होम्योस्टैटिक क्या है, मेंटेन करता है नेचुरल बैलेंस को, प्रोटेक्ट करता है सेल प्रोसेस को, किडनी को फंक्शन करता है, ड्रग स्टेबिलिटी और फार्मा को, ठीक है। सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेबिलिटी यानी कि एग्रीकल्चर में हम बात कर लेते हैं तो पीएच लेवल अगर 5.5 से कम है तो ज्यादा एसिडिक हो गया। इसमें क्या है, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक। अगर वही हम पीएच की बात कर लेते हैं 6.5 से 7.5 न्यूट्रल में, तो उसमें फास्फोरस अवेलेबल होता है। तो ये हम ध्यान देंगे इस चीज को कि किस चीज में क्या अवेलेबल होता है, कितना मात्रा होना चाहिए, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं किस चीज के बारे में। तो आपको मैंने बफर के बारे में बताया था कि एक्चुअल में बफर होता क्या है और बफर सॉल्यूशन का काम क्या है। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में इसका वर्क क्या है, ठीक है। देखिए, बफर का तो पहले मैं बता देता हूँ। बफर एक सॉल्यूशन होता है जिसमें पीएफ चेंज को रेसिस्ट करता है। जब थोड़ा एसिडिक या बेस होता है तो उसमें ऐड किया जाए। बफर मतलब पीएच को स्टेबल रखने वाला एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं, इसका फॉर्मूला भी बता दिया है। दोबारा से आपको बफर इसलिए देखने को मिल रहा है ताकि आपको ध्यान रहे कि बेसिक बफर क्या होता है और एसिडिक बफर क्या होता है। मतलब लेस देन 7 होगा वो एसिडिक बफर कहलाएगा, मोर देन जो 7 होगा वो बेसिक बफर कहलाएगा। एसिडिक और बेसिक में अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साथ हमारा हमेशा न्यूट्रल है यानी कि 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं क्या है शारीरिक बफर, यानी कि क्या है फिजियोलॉजिकल बफर। फिजियोलॉजिकल बफर, आपने बफर के बारे में तो सुन लिया, लेकिन फिजियोलॉजिकल बफर भी एक बार समझ लेते हैं शारीरिक रूप से क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगी। तो ये इमेज जो है ये ह्यूमन बॉडी का आपको दिखाया गया है। हालांकि क्या इफेक्ट पड़ता है इसके लिए तो आपको बता देते हैं कि बाइकार्बोनेट बफर जो होता है हमारा, बाइकार्बोनेट बफर वो क्या होता है, कार्बोनिक एसिड प्लस बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। मतलब फंक्शन क्या करता है, पीएच को रेगुलेट और स्टेबल करता है। आसान भाषा में समझे तो ये सिस्टम एसिड और बेस को बैलेंस करके पीएच स्टेबल रखता है, ठीक है। अगर वही हम फॉस्फेट बफर की बात कर लेते हैं तो फॉस्फेरिक एसिड प्लस फॉस्फेट आयंस से मिलके बनता है सेल्स के अंदर का पीएच, यानी कि इंटरसेलुलर पीएच को मेंटेन करता है, सेल के अंदर पीएच को कंट्रोल करता है। वही अगर प्रोटीन बफर की बात कर लेते हैं जो हेमोग्लोबिन में जहां पे देखने को मिलता है, तो प्रोटीन बफर क्या होता है, जैसे कि H प्लस आयन को बाइंड और रिलीज करता है। यानी कि प्रोटीन बफर पीएच को स्टेबल रखने के लिए H प्लस आयन को पकड़ने या फिर छोड़ता है, ठीक है। मतलब पकड़ने और छोड़ने का काम करता है। तो आपको ये कनेक्शंस देखने को मिल गया है। वही अगर प्लांट्स और एग्रीकल्चर के ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होता है, फॉस्फेट बफर सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉइल के अगर नजर से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या समझते हैं, अब हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने बहुत सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप कार्बोहाइड्रेट डेली कंज्यूम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक तरीके से जरूरी भी है शरीर को, लेकिन बहुत ज्यादा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, CHO से मिलकर ही बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूला है CH2ON, जो कि फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिससे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन एनर्जी सोर्स होता है। जैसे कि पहला हमारा हम समझते हैं मोनोसेक्राइड्स क्या है, क्लासिफिकेशन करते हैं मोनोसेक्राइड्स। तो ये सबसे छोटा यूनिट होता है, इनको फर्दर ब्रेक यानी कि हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, मतलब इससे और भी ज्यादा तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। इजी लाइन में समझे तो सिंगल सुगर यूनिट का मतलब होता है मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब एक, ठीक है, ये याद रखिएगा। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ठीक है। अभी डाइसैकाराइड्स वगैरह भी पढ़ेंगे। अब समझ लेते हैं कि नोमेनक्लेचर का नेमिंग क्या है, नोमेनक्लेचर का रूल क्या है। तो बाई फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं जो कि हमारा है एल्डोज। तो एल्डोज एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट करता है जो कि ग्लूकोज में पाया जाता है, ठीक है। कीटोज क्या है हमारा, तो कीटोज जो है कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है जो कि एग्जांपल है फ्रुक्टोज में। और वही अगर कार्बन
हम समझते हैं कार्बन नंबर के बारे में, तो इसमें आता है ट्राइओज जिसमें 3 कार्बन पाए जाते हैं, पेंटोज जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं, हेक्सो जिसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम समझ लेते हैं प्लांट इंपॉर्टेंस केस होता है। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस बनाते हैं, ये एनर्जी स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, ग्रोथ और यील्ड में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि कार्ब्स क्या होता है, कार्ब्स कार्बन क्या है, ठीक है। कार्ब्स आपने बहुत बार सुना होगा, डाइट्स में आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ बात करने वाले हैं कार्ब्स कार्बन काउंट एंड फॉर्म के बारे में। तो पहले हम आपको बता देते हैं ट्राइसोज के बारे में। एक्चुअल में ट्राइसोज क्या है, आपको ट्राइओस देखने को मिल रहा होगा जो कि ग्लाइसरल्डिहाइड देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है, 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वही आसान भाषा में समझे तो 3 कार्बन शुगर इक्वल टू ट्राइओस, ठीक है। अब टेट्रोज क्या होता है, टेट्रोज में 4 कार्बन वाले सुगर्स होते हैं जिसे हम इथ्रोस एग्जाम्पल के तौर में समझेंगे, इथ्रोज में पाए जाते हैं। पेंटोज में क्या होता है, राइबोज डिऑक्सी राइबोज होता है जो कि पेंटोज 5 कार्बन से मिलकर के बनते हैं। हेक्सोज में 6 होते हैं, इसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज और गैल्टोज में पाया जाता है, ठीक है, ग्लैक्टोज में। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो देखिए एल्डोज की बात करते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी कि -CHO होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एल्डोज कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझे तो ग्लूकोज, ठीक। चलिए अब आपको मैंने ये चीजें समझा दिया है, अब आपको समझना है कि डी वर्सेस एल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा, थोड़ा सा अटपटा जरूर है, डी वर्सेस एल फॉर्म। देखिए डी जो होता है हमारा OH ग्रुप, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है OH ग्रुप। OH ग्रुप में राइट साइड पर होता है जो कि लास्ट कायरल कार्बन कहलाता है, वही राइट साइड में OH इक्वल टू डे फॉर्म मतलब डी फॉर्म मतलब मोस्ट कॉमन होता है। ये एल फॉर्म क्या होता है, तो OH ग्रुप जो है लेफ्ट साइड पर होता है। इजी लाइन में समझो है तो लेफ्ट साइड OH इक्वल टू एल फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्बन नंबर फंक्शंस ग्रुप एल्डोस और कीटोज और डीएल स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, ठीक। अब यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स क्या है, कहाँ इसका यूज होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन एटम्स होते हैं वही स्ट्रक्चर और एनर्जी का बेस बनते हैं। मेन यूजेस कार्बोहाइड्रेट कार्बन का है एनर्जी सोर्स यानी ऊर्जा, कार्ब्स के कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। प्लांट्स में ये एनर्जी रेस्पिरेशन में यूज होती है और वही कार्बन बॉन्ड जो है वो एनर्जी का सोर्स कहलाती है। स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन की बात करें तो कार्बन से सेल्यूलोज बनता है, प्लांट सेल वॉल बनता है, प्लांट को स्ट्रेंथन और सपोर्ट मिलता है, ठीक है। स्टोरेज और एनर्जी यानी कि भंडार के रूप में समझे तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। वही अगर फॉर्मुलेशन बायोमोलिक्यूल में समझे तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन यूज होता है बनने में, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, जो कि हम आगे समझने वाले हैं। और आगे हम समझेंगे क्या, तो आगे समझेंगे हम क्या होता है डाइसेक्राइड्स, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट में ही आता है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स होता क्या है, तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं तो डाइसेक्राइड्स कहते हैं। मोनो था हमारा सिंगल और डाई है हमारा डबल, ठीक है। टू मोनोसेक्राइड्स लिंक टुगेदर इज कॉल्ड डाइसेक्राइड्स। तो इसमें होता क्या है, देखिए सिंगल सुगर यूनिट था जिसमें ब्रेक नहीं होता है मोनोसेक्राइड्स में, लेकिन यहाँ क्या होता है डाइसेक्राइड्स दोनों जुड़ जाते हैं, दो सुगर यूनिट्स, तो डाइसेक्राइड्स कहलाते हैं। वही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, तो दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में बनने वाला केमिकल बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो शुगर प्लस शुगर को जोड़ के बनने वाला बॉन्ड ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। जैसे कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज, दो शुगर शुगर बॉन्ड अगर मिले ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो क्या कहलाएगा, मेल्टोज कहलाएगा। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज तो लैक्टोज कहलाएगा। अगर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिले तो क्या कहलाएगा, सुक्रोज, टेबल शुगर, ठीक है। तो यही हम ज्यादातर खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, क्या, तो टेबल शुगर। मिल्क शुगर तो अलग की बात है और मेल्ट शुगर अलग की बात है, ठीक है। डेली यूज में हमें टेबल शुगर ही देखने को मिलता है। अब हम समझते हैं कि
डाइसैकेराइड्स का यूज क्या है। तो देखिए सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस सुक्रोज मिलकर के बनता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं शुगर केन की, गन्ना में आपको देखने को मिलता है। वही लैक्टोज की बात करते हैं तो दूध में मिलता है, दूध का जो मीठापन आपको देखने को मिलता है, लैक्टोज मिल्क शुगर जिसे कहते हैं, ठीक है। वही मेल्टोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी कि स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है, ये स्टार्च से बनने वाला शुगर को हम मेल्टोज कहते हैं, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है, इसमें नहीं दिया है लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स आपको बता देता हूं। 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं तो उसे हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं तो रैफिनोज को हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। चलिए, हाँ, देखिए ओलिगोसैकेराइड्स जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है, अब हम आपको बता देते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है। तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं उसे हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, जिसमें स्टार्च आ जाता है, सेल्यूलोज आ जाता है और ग्लाइकोजेन आ जाता है, ठीक। अब आपको समझने की जरूरत है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि प्रोटीन की जरूरत कहाँ कहाँ है और क्या होता है। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि एमिनो एसिड से बने होते हैं। आसान भाषा में समझे तो प्रोटीन इक्वल टू एमिनो एसिड का लंबा सा चेन। जो आपको ये चेन देखने को मिल रहा है, ये कोई ज्वेलरी नहीं है, ये प्रोटीन का चेन है, ठीक है। और यही हमारा एमिनो एसिड जो है वो क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स माइक्रोमोलिक्यूल्स, देखिए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो बड़े साइज का मोलिक्यूल जो बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स से मिलकर के बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो प्रोटीन, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ये स्मॉल यूनिट्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, उसे माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। प्रोटीन में फंक्शंस क्या है, कार्य। तो कैटालाइज रिएक्शन की बात कर लेते हैं। कैटालाइज रिएक्शन आपको फंक्शंस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कैटालाइज रिएक्शन क्या होता है। कैटालाइज रिएक्शन जो है प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करता है, केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। प्रोटीन रिएक्शंस को तेज करना को ही हम क्या कहते हैं, कैटालाइज रिएक्शन कहते हैं। एंजाइम बनाता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या है, तो सेल और टिश्यू को शेप और सपोर्ट देते हैं, उसे हम स्ट्रक्चरल सपोर्ट कहते हैं। वही अगर हम सेल ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं तो सेल ट्रांसपोर्ट क्या है, तो सब्सटेंसेस को सेल के अंदर बाहर ले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेल ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इसका एग्जांपल कहलाएगा। अब एमिनो एसिड क्या है भाई, तो प्रोटीन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को एमिनो एसिड्स कहते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, छोटे छोटे जो आपको दिखने को मिल रहा है मोती जैसा, ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स को मिलकर के क्या बनता है, तो बनता है भैया हमारा प्रोटीन, ठीक है। और हाँ, एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड के बीच जो है बनने वाला बॉन्ड को हम पेप्टाइड बोलेंगे। जैसे कि दो अमीनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। जो कि आपको यहाँ से राउंड करके देखने को मिल रहा है, ये है पेप्टाइड, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। लिंकेज प्रोसेस क्या है, कभी आपने लिंकेज प्रोसेस के बारे में समझा है। दो एमिनो एसिड्स जब पास आते हैं तो क्या होता है, लिंकेज कहलाता है। NH2 और COOH रिएक्ट करते हैं, यानी कि पानी निकलता है, कंडेंसेशन रिएक्शंस होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, उसे हम लिंकेज प्रोसेस कहते हैं। यानी कि लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड जो लिखा है इसी को मैं समझा रहा हूँ। अब आप समझ लीजिए कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है। मतलब सिंपल समझो में समझे, अगर आप दिमाग लगाओ तो प्रोटीन का फोल्ड होना ही प्रोटीन फोल्डिंग कहलाता है। लेकिन हम आपको फिर से बताते हैं इसका डेफिनेशन। प्रोटीन फोल्डिंग का मतलब है एमिनो एसिड चेन्स को फोल्ड होकर के स्पेसिफिक 3D शेप बनाना, जिसे हम प्रोटीन प्रॉपरली फंक्शंस करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, 1 डिग्री। तो एमिनो एसिड का सिंपल लीनियर सीक्वेंस ऑर्डर में होता है, जो कि ALA GLY BAL LEU से हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सिंपल लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड।
वही सेकेंडरी में होता है चेन का लोकल फोल्डिंग रेगुलेट पैटर्न ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें आता है हमारा अल्फा हेलिक्स क्वाइल स्ट्रक्चर बीटा शीट यानी कि जो फोल्डेड होता है वो। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिल रहा होगा आपको, ये सेकेंडरी वाला है, ये प्राइमरी वाला है और ये टर्शियरी वाला है। तो टर्शियरी क्या होता है, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन, इन तीनों के बीच की बात हम कर रहे हैं। सिंपल प्रोटीन होता क्या है, तो आसान भाषा में समझे तो सिंपल प्रोटीन केवल एमिनो एसिड से बने होते हैं, इनमें कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं होता है। एग्जाम्पल जो है एल्बुमिन यानी कि एक का जो व्हाइट वाला जो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक मैंने बना दिया है ये, और इसकी येलो वाला पार्ट है ये, और ये जो व्हाइट वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे सिंपल प्रोटीन। ठीक है, चलिए, जिसे एल्बुमिन के नाम से हम जानते हैं। वही कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करते हैं तो कंजुगेटेड प्रोटीन कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो होमोग्लोबिन प्रोटीन प्लस हेम इक्वल टू आयरन, और ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाएगा। और वही बात कर लेते हैं डिराइव्ड प्रोटीन की, तो डिराइव्ड प्रोटीन होता क्या है, तो जब प्रोटीन डीनेचुरेशन या फिर पार्शियल ब्रेकडाउन से चेंज हो जाते हैं तो उन्हें हम डिराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, तो डीनेचुरेटेड प्रोटीन्स हीट से चेंज हो जाते हैं, जिसे हम पेप्टाइड्स के नाम से भी हम जान सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या होता है लिपिड्स। लिपिड्स आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है, अगर सुना है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मतलब लिखे, क्योंकि हर दिन आपको ये सुनने को मिलता होगा क्या होता है लिपिड। तो देखिए, लिपिड वो बायोमोलिक्यूल है जो फैट ऑयल वैक्सेस होते हैं और वाटर में घुलते नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिपिड्स। अब ये एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है कि क्या नहीं घुलते हैं, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। तो देखिए, नॉन पोलर क्या होता है, इसी में हाइड्रोफोबिक क्या होता है। तो देखिए, नॉन पोलर क्या कहलाता है, नॉन पोलर जिन मोलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन नहीं होते हैं उन्हें नॉन पोलर कहते हैं। ठीक है, और वही हाइड्रोफोबिक क्या होता है, तो जो मोलिक्यूल वाटर को रिपेल करता है, मतलब मिक्स नहीं होने देता है, उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और ये आप ध्यान देने की जरूरत है, हाइड्रोफोबिक हमेशा याद रखिए, कुछ ऐसे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब पानी आप स्प्लैश करो तो पानी इस पर स्प्लैश हो करके क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, मतलब पानी के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। तो ऐसे पेस्ट जो है आपके स्प्रे करने से भी नहीं मरते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अब आगे हम समझ लेते हैं, हमारा है इनसोल्युबल इन वाटर क्या होता है, तो जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते सिंपल से इनसोल्युबल कहते हैं, जैसे कि ऑयल प्लस वाटर मिक्स नहीं होता है, तेल को पानी में मिलाओ तो कभी नहीं मिलता है, तेल क्या होता है हमेशा ऊपर में क्या होता है, छताया जाता है। ठीक है, ये पानी है हमारा, तेल इसमें अगर हम डाल दिए, ठीक है, तेल अगर हम डाल दिए तो क्या होगा, ये ऊपर लेयर बन जाएगा एक। ठीक है, मिक्स नहीं होगा। लिपिड्स का टाइप क्या है, तो लिपिड्स का टाइप आपको बता दे रहे हैं, जो कि है सिंपल लिपिड्स, पहला आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है सिंपल लिपिड्स। फैटी एसिड प्लस अल्कोहल यानी कि ग्लाइसरोल से बने सिंपल लिपिड्स होते हैं, जो कि यहाँ पे आपको ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है ये आपको समझा देता हूँ। पहले आपको ये डेफिनेशन समझा देता हूँ कि वन ग्लिसरॉल प्लस थ्री फैटी एसिड इक्वल टू ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ये एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। एग्जांपल के रूप में बात करें तो ऑयल और फैट होता है। ठीक है, ये सिंपल लिपिड है। और वही हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होता है, तो लिक्विड जो लिपिड्स प्लस एक्स्ट्रा ग्रुप यानी कि फॉस्फेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट, और ग्लाइकोलिपिड्स के नाम से हम जान सकते हैं। डिराइव्ड लिपिड्स क्या होता है, तो डिराइव जो है वो सिंपल कॉम्प्लेक्स लिपिड से ब्रेकडाउन से बनते हैं प्रोडक्ट, जैसे कि फैटी एसिड ग्लाइसरॉल और स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो क्या होता है, हमारा डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। ठीक,
चलिए अब हमें समझने की जरूरत है विटामिन के बारे में, यानी कि विटामिन होता क्या है। तो विटामिन स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बॉडी या फिर प्लांट को कम मात्रा में चाहिए होते हैं फॉर नॉर्मल ग्रोथ। विटामिन बॉडी का हेल्पर न्यूट्रिएंट्स और स्मॉल लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन का यूज है कहाँ कहाँ, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक्चुअल में जो हमारा विटामिन है उसका रोल क्या है। तो पहला जो आपको विटामिन ए देखने को मिल रहा है जो कि रेटिनॉल होता है, हेल्दी विजन, इम्यून फंक्शंस और सेल ग्रोथ को क्या होता है, सेल ग्रोथ को बढ़ाता है। और विटामिन ए की कमी से, डिफिशियंसी से आपको रेटिनॉल देखने को मिलता है, यानी कि विजन, आई, स्किन हेल्थ डिफिशियंसी, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है विटामिन ए की कमी से। वही विटामिन डी जो है फंक्शन करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बोन को मजबूती करने में। क्या, तो विटामिन डी की कमी होगी तो आपको हड्डियों में क्या होगा, दर्द महसूस होंगे। ठीक है। और वही एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको रिकेट्स हो सकते हैं, रिकेट्स जिसे हम कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन अलग है तो आप ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। जिससे वीक बोन्स हो जाते हैं, मतलब आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। वही अगर विटामिन ई की बात कर लेते हैं जो कि है टोकोफिरेनोल, तो क्या होता है ये, तो मैं आपको बताता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट सेल्स को डैमेज से बचाता है। और विटामिन ई के कमी से आपको हो सकते हैं टोकोफिरेनोल। ठीक है। विटामिन के क्या है, विटामिन के आपको देखने को मिल रहा होगा जिसमें ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून का जो जमना है वो विटामिन के में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए अब आगे हम समझ लेते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये ग्रुप है जो कि सिंगल विटामिन नहीं है। ठीक है। बी वन एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं क्या क्या होता है। विटामिन बी वन जिसे हम थायमीन के नाम से जानते हैं, विटामिन बी टू जो कि हमारा होता है राइबोफ्लाविन जो कि ग्रोथ के लिए काम करता है। विटामिन बी वन एनर्जी और मेटाबॉलिज्म के बारे में काम करता है, उसके लिए काम करता है। विटामिन बी थ्री जो है नियासिन जो कि स्किन और नर्व्स के लिए काम करता है। विटामिन बी ट्वेल्व जो कि आरबीसी का फॉर्मेशन यानी कि रेड ब्लड सेल बनाने के लिए काम करता है। तो विटामिन जो है वो बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बी कॉम्प्लेक्स हमें कभी ना कभी बीच बीच में खाने की जरूरी है, इसकी डिफिशियंसी से आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। वही विटामिन सी की बात कर लेते हैं। विटामिन सी बहुत ज्यादा प्रचलित है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वॉन्ड हीलिंग करने यानी कि घाव को भरने में काम करता है, कोलाजन फॉर्मेशन करता है। डिफिशियंसी जो हो सकती है आपकी ब्लीडिंग गम्स बनने में, डिफिशियंसी अगर होगी, इसकी कमी होगी तो जो है वो गम बनने में क्या होगा, गम बनने में दिक्कत होगी तो थक्का नहीं बना पाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं हम इंजाइम के बारे में कि इंजाइम क्या है। तो इंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को फास्ट करता है बिना खुद चेंज हुए। ठीक है। इंजाइम वैसा का वैसा ही रहता है, कैसे कहने का मतलब कि इंजाइम आर हाईली स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, almost all are proteins, they are accelerate reaction without being consumed, बिना कंज्यूम किए ही एक्सलेट करता है। ठीक है। नोमेनक्लेचर रूल को समझ लेते हैं। ज्यादा एंजाइम के नाम पे ए सी से इंड होते हैं। ठीक है। नेम यूजुअली जो है सबस्ट्रेट या फिर फंक्शन पर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एमाइलेज, लाइपेज, ये सब क्या होता है, नोमेनक्लेचर रूल है इस चीज को याद करने का। ठीक है। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंजाइम। इंजाइम को याद जब भी कीजिएगा तो वो चीज आपको देखने को मिलेगा। रिएक्शन विदाउट इंजाइम वर्सेस विथ इंजाइम, अब क्या है इन दोनों के बीच जो आपको यहाँ ग्राफ देखने को मिल रहा है कि विदाउट इंजाइम और विथ इंजाइम क्या रिएक्शंस वगैरह है। तो रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाता है, विदाउट एंजाइम हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है, विथ एंजाइम रिएक्शन फास्ट होता है और लो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी जो है एंजाइम एनर्जी कम करके रिएक्शन फास्ट कर देता है। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सिंपल सा बात समझे तो अगर जैसे कि मशीन में आपको जैसे कि कोई गाड़ी हो या फिर पहले होंडा आता था एक, उसको ना फर्स्ट एनर्जी को स्टार्ट, ये रस्सी टाइप का आता था इसको खींच करके स्टार्ट कर देते होंडा, तो पानी देता था या फिर बिजली भी पैदा करता था, घर में पहले यूज किया जाता था। उसमें डीजल और पेट्रोल, सॉरी किरोसिन और पेट्रोल से भी चलते थे।
कैसे चलते थे? पहले आपको पेट्रोल की जरूरत होती थी फर्स्ट एनर्जी देने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको दिन चलाने के लिए, आपका दिनचर्या जो है वो चले, तो पहला मील जो है वो आपको थोड़ा सा हेवी होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा कोर मैकेनिज्म, क्या होता है लॉक एंड की मॉडल? कभी आपने सुना है कोर मैकेनिज्म के बारे में? देखिए, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इक्वल टू यस कॉम्प्लेक्स। अब यस कॉम्प्लेक्स क्या है, क्या होता है रिएक्शंस, तो पहले हम समझते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट को पकड़ता है, प्रोडक्ट बनाता है, खुद फ्री हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट। अब क्या होता है लॉक एंड की मॉडल? तो एंजाइम का एक्टिव साइट फिक्स्ड शेप का होता है, जिसे हम सबस्ट्रेट उसी में परफेक्टली फिट होता है। एग्जांपल के तौर पे समझे आसान भाषा में, जैसे लॉक में सेम की फिट होता है, वैसे ही जो कि फिगर आपको देखने को मिल रहा होगा। दूसरा हमारा क्या है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, क्या है? देखिए, एंजाइम शेप फ्लेक्सिबल होता है, सब्सट्रेट आने पर एंजाइम शेप चेंज करके फिट होता है, जैसे कि एंजाइम सब्सट्रेट हिसाब से शेप बदलता है, ठीक है। इंड्यूस फिट क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि अगर आप जो ग्लव्स पहनते हैं, जो रबर का ग्लव्स होता है, वो आपके शेप का बनाया रहता है, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेचेंस बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे अगर हाथ की आपकी मोटाई है, तो वैसे वैसे वो स्ट्रक्चर्स ले लेता है, ठीक। चलिए, अब समझते हैं क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है न्यूक्लियोसाइड्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? तो जानते हैं क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, और क्या होता है बायोपॉलीमर्स, और क्या होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस, कार्बन, सुगर, फॉस्फेट ग्रुप, और क्या होता है मोनोमर, सब कुछ इसमें हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए या आरएनए का बेसिक यूनिट, यानी कि मोनोमर होता है, ठीक है। मोनोमर वे स्ट्रक्चर जो है तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा है पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन वाले शुगर, और नाइट्रोजनस बेस। अब मोनोमर क्या होता है? तो छोटा यूनिट जो कि मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि पॉलीमर बनाता है, उसे हम कहते हैं मोनोमर। न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू डीएनए का मोनोमर, डीएनए का मोनोमर जो है वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। देखिए, अब फॉस्फेट ग्रुप होता क्या है? तो फॉस्फेट ग्रुप जो है फास्फोरस वाला ग्रुप होता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड को एनर्जी और स्ट्रक्चर देता है। नाइट्रोजनस बेस क्या है? तो नाइट्रोजनस बेस जो हमारा नाइट्रोजन वाले बेसिस, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। जैसे कि प्यूरिन ए और जी को करता है कैरी, पैरिमिडीन जो है टी और सी, और आरएनए में यू को कैरी करता है, ठीक है। 5 कार्बन शुगर क्या होता है? 5 कार्बन वाली शुगर को पेंटोज शुगर कहते हैं, ठीक। आगे बढ़िए, अब समझते हैं क्या है डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंसेस। तो आपको पता है डीएनए का फुल फॉर्म होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, आरएनए में होता है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए क्या चीज का काम करता है, आरएनए क्या चीज का काम करता है, तो बता देते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं कि शुगर जो होता है, जो डिऑक्सी राइबोक होता है डीएनए में, और राइबोस होता है आरएनए में। बेस जो होता है हमारा एटीजीसी जो डीएनए में पाया जाता है, और एयूजीसी जो है आरएनए में पाया जाता है। फंक्शन जो होता है जेनेटिक स्टोर करता है डीएनए, और आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है, ठीक है। सिंपल फ्लो में समझे तो हम आपको समझा देते हैं कि एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड, डीएनए और आरएनए जीन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करता है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट मैप जो है वो प्रिजर्वेशन का काम करता है, बचा के रखता है, ठीक है। अब ग्रैंड मोलिक्यूल मैट्रिक्स क्या है समझते हैं, ठीक है। ये एक ओवरऑल कंपैरिजन है, ओवरव्यू, कि जिसमें हमने मेजर मॉलिक्यूल्स यानी कि बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स को उनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस और प्रॉपर्टीज के बेसिक पर समझा है। अब क्या समझा है? अभी तक हमने समझा है कार्बोहाइड्रेट्स एलिमेंट्स में क्या होते हैं, तो सीएचओ होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स में मोनोसाइक्राइड्स होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस में इमीडिएट एनर्जी स्ट्रक्चर्स होते हैं, की स्ट्रक्चर्स हमारा क्या होता है, तो मोनोडाई पोली होता है, ठीक है। लिपिड्स हमारा क्या होता है, सीएचओ में भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल होता है। लॉन्ग टर्म एनर्जी जो है हमें चाहिए प्राइमरी फंक्शंस में सिंपल कंपाउंड और डिराइव्ड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है।
वही अगर हम प्रोटीन की बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है अमीनो एसिड्स होते हैं, एंजाइम में प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। की फंक्शंस क्लासिफिकेशन बॉन्ड की बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लॉक एंड की इंड्यूस्ड फिट होते हैं, फैट वर्सेस वाटर सॉल्युबल्स विटामिन में होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए और आरएनए के फंक्शंस को हमने समझा। और प्राइमरी फंक्शन सेल फंक्शंस का काम करता है, प्रोटीन हमारा, एंजाइम जो है हमारा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट फास्ट करने में काम करता है एंजाइम, और एंटीऑक्सीडेंट और जो है कोएंजाइम्स जो है वो विटामिन काम करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है न्यूक्लिक एसिड हमारा प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें की, तो हम अभी अब बता दे रहे हैं कि एग्रीफेयर.इन जो है हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर बुक्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बुक्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर एग्जाम्स के ऊपर रिव्यू देखने को मिलेगा, और एग्जाम से रिलेटेड के अलावा आपको सब कुछ जो है एग्रीकल्चर का देखने को मिलेगा। क्या क्या, तो यहाँ पे आपको डिक्शनरी भी देखने को मिलेगा। डिक्शनरी कैसे कैसे डिक्शनरी, तो ए टू जेड आपको डिक्शनरी देखने को मिलेगी, वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर। साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा क्विज, जो कि आप इस लेक्चर के बाद आप क्विज जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब समझ लेते हैं क्या है टॉपर का टेस्ट। तो हम आपको बता देते हैं कि पहले आपने समझा था बफर के बारे में, मैच बफर। तो जो एसिडिक और एसिटिक एसिड होता है वो उसे हम एसीटेट के नाम से जानते हैं। बेसिक एमोनियम एमोनियम कहलाता है, एमोनिया और एमोनियम, तो ये सब याद रखिएगा। फिजियोलॉजिकल को है बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट से भी हम समझते हैं। मैच कार्ब्स जो है मोनोसेक्राइड्स जो है वो ग्लूकोज में होता है, डाइसेक्राइड सुक्रोज में, पॉलीसेक्राइड स्टार्च में प्रेजेंट होते हैं। ये लाइगेज जो होता है जिसे एटीपी चाहिए होता है, एडिनोथाइनो फॉस्फेट ग्रुप चाहिए होता है, ट्रांसफरेज जो होता है शिफ्ट ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, आइसोमर जो होता है वो क्रिएट करता है आइसोमर, ठीक है। प्रोटीन का काम क्या है, तो होमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक्टिन में स्ट्रक्चरल काम करता है, एमाइलाइज जो है वो कैटालाइसिस का काम करता है। तो ये आपको याद करने के लिए एक रिवीजन शीट हमने तैयार किया है, जो कि आप समझेंगे कि टोटल कि पूरा बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीजें हुई। तो हमने पीएच बफर के बारे में समझा कि कितना से कितना स्केल जो है 0 से 14 के बीच में क्या होता है, 7 न्यूट्रल होता है, बेसिक क्या होता है, एसिडिक क्या होता है उसके बारे में। फिर हमने कार्ब्स के बारे में समझा कि मोनोडाई पोली क्या होता है। उसके बाद हमने क्या समझा, विटामिन के बारे में समझा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझा, प्रोटीन एंजाइम के बारे में समझा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझा। तो ये टोटल हमने बायोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो हम मुझे इतना आप पे यकीन है कि आप बायोकेमिस्ट्री को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये स्ट्रक्चर का आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखें ताकि आपको ये चीजें याद करने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि इसका जो नोट्स है आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। वेबसाइट क्या है हमारा, teglify.in, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरे लेक्चर पूरे जो है वन शॉट लेक्चर लाने वाले हैं, कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। इन फ्यूचर भी इस पे वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।